तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रिक्शन में का, विच इज नोन एज वेज फ्रिक्शन। अभी वेज क्या रहता है, ये मैंने अब तक थ्योरी लिख ली सो दैट कि टाइम बचेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना, ध्यान दो। चलो ठीक है, वेज फ्रिक्शन देखते हैं। अब वेजेस क्या रहते हैं? वेजेस कैसे है? दे आर द स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल विथ टू ऑफ देयर अपोजिट सरफेसेस आर नॉट पैरेलल एंड दे आर यूज्ड टू स्लाइटली लिफ्ट द हेवी ब्लॉक्स, मशीनरीज, प्रीकास्ट बीम एक्सेट्रा। जो बड़े बड़े ब्लॉक्स रहते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं, तो क्रेन ले लो। क्रेन, एक आधी व्हीकल एक्सीडेंट हो गया और इतनी बड़ी अपन व्हीकल कैसे उठाएंगे, तो क्रेन उसको इजीली उठा लेता है। देन अगर बात करते हैं कि क्रेन बहुत बड़े बड़े बीम्स वगैरह रहते हैं, बीम्स वो भी इजीली उठा लेता है। फ्लाईओवर का काम चलते रहता है, तो जो बड़े बड़े जो बीम्स रहते हैं वो क्रेन अगर इजीली उठा लेता है। अगर आप लोग सादा और एक आधा एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, वॉलमार्ट में वगैरह जाते हो, तो वॉलमार्ट में वो जो बहुत ऊंचाई पे लोड रखे रहते हैं, प्रोडक्ट्स उनके जो भी है बड़े बक्से में भरे हुए रहते हैं, तो उनको नीचे उतारने का काम और उनको और ऊपर रखने का काम जो एक मशीन कर रही है, इट इज नथिंग बट एक्टिंग एज अ वेज। बराबर है ना? तो जैसे कि ये डायग्राम से आप लोगों को क्लियर होगा, ये है बहुत बड़ा लोड, ये बहुत बड़ा लोड है ये वाला, राइट? अब इसको अगर उठाना है, कितने भी हेल्पर्स लगा लो तो भी ये उठेगा नहीं। बट लेकिन ये जो एक नीचे वाला एक ट्रायंगुलर शेप में जो सरफेस है, ये अगर अपन इसके अंदर अगर डालते हैं, तो फिर ये जो लोड है ना इतना बड़ा, ये इजीली उड़ भी जाएगा और उसको अपन कहीं पे कैरी भी कर पाएंगे फिर। सो दिस इज व्हाट द पर्पज ऑफ वेज। बहुत बड़े बड़े वेट उठाने का जो काम करता है उसको बोलते हैं अपन वेज। ये थोड़ा बहुत समझ में आया क्या सबको? प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेज? आ गया ध्यान में? बराबर है। देन द वेट ऑफ वेज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू व्हाट द वेट लिफ्टेड। जितना भी वेट अपन उठा रहे हैं, वो जो वेट लिफ्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये जो वेज है ना, इसका वेट बहुत कम रहेगा। 1000 किलो का वेट अगर उठा रहे हैं तो, और ये वेज का वेट अगर 100 किलो है, तो 1000 मत लो, 10,000 लो, और ये लो इसका वेज का वेट लो 100, तो फिर 100 एंड 10,000 बहुत फर्क है ना। सो दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर द वेज ऑफ वेट एज वेरी स्मॉल, सो विच इज व्हाट निग्लेक्टिंग दैट वेट। समझ गए? अब ये जो है ना, इन द एनालिसिस इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स सेपरेटली, इट इज एडवांटेजियस टू कंसीडर द रिजल्टेंट। ये मैं आप लोगों को डायग्राम में, जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तब मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। तो यहाँ तक आपको ये थ्योरी समझ गया? तो चलो अभी अपने को ड्रॉ करना है वेज की और लोड ऑफ द बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये कैसा आएगा, इसको टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा बराबर ध्यान देना, टाइम कम है और कम टाइम में समझाना है। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ करते हैं एफबीडी ऑफ वेज। एफबीडी ऑफ वेज, एफबीडी ऑफ वेज, चलो समझ लो। वेज पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ये एंगल अल्फा है। तो ये हो गया वेज, ये एंगल कितना है? अल्फा है। चलो समझ लो, इसकी एफबीडी अपने को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले वेज का वेट तो अपन निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो कोई फर्क ही पड़ता नहीं। अब अगर आप लोग ये ऊपर के डायग्राम अगर देख रहे हैं, जहां जहां पे कांटेक्ट सरफेस है वहां वहां पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। तो वेज के लिए ये हो गया पहला कांटेक्ट सरफेस, और ये है दूसरा कांटेक्ट सरफेस, दिखाई दे रहा है कांटेक्ट सरफेस 2। तो कांटेक्ट सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो यहाँ पे पहले तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, isn't it? दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। और पहला कांटेक्ट सरफेस है, इसलिए इसको अपन नाम देते हैं, लेट इट बी N1, फर्स्ट कांटेक्ट सरफेस। बराबर है? नेक्स्ट,
अब ये वेज जो है ना, वेज वेज का मोशन किधर हो रहा है, ये पी अमाउंट ऑफ फोर्स है, इधर अपन ढकेल रहे हैं, ये पी बी फोर्स लग जाएगा ये वेज को, तो ये रहेगा एक पी फोर्स, दिस इज पी। तो मोशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी ना, दिस इज मोशन की डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा नहीं आएगा क्या, ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे। बोलो यहां तक आप लोगों को आया क्या ध्यान में, ये तीन फोर्सेस आए क्या ध्यान में, N1 F1 एंड P, एवरीवन समझ गए। चलो अभी ऊपर का जो कांटेक्ट सरफेस है वहां पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज कांटेक्ट सरफेस 2, सो आई एम गिविंग नेम इट एज N2। अब मोशन की डायरेक्शन आप लोगों को पता है, इसलिए यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो ऐसा रहेगा। अब सरफेस इंक्लाइन है तो ये भी इंक्लाइन आएगा, तो ये हो गया F2। एवरीवन गॉट दिस, क्लियर हो गया ना, है ना। आगे बढ़ते हैं, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब ध्यान देना, जैसे कि अपन जब भी इंक्लाइन सरफेसेस देखते हैं ऐसा, और इसके ऊपर कोई भी एक आधा वेट है तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, बराबर है ना, एंड नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, तो ये जो एंगल लेते हैं अपन थीटा, तो ये रहता है कौन, थीटा। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में का एंगल बोले तो ये वाला रहता है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर एंगल की बात करते हैं तो एंगल कौन सा रहेगा, जरा समझ लो। इसको थोड़ा इधर सरका देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे एंगल कौन सा रहेगा, ये अगर आप लोग एज अ वाई एक्सिस कंसिडर करके चलते हो, तो ये जो एंगल रहेगा ये वाला, ये कौन रहेगा, ये रहेगा अल्फा। इज इट क्लियर, अल्फा कहाँ से आया, तो अल्फा कहाँ से आया, समझा क्या, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दो, ये जो आखिरी की दो लाइन मैंने लिख के दिया, ये क्या है, ये है इन द एनालिसिस इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स सेपरेटली, इट इज एडवांटेजियस टू कंसीडर देयर रिजल्टेंट। तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स लेने से बेटर है कि उनका रिजल्टेंट लो। अब ये टोटल फोर्सेस यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो अगर मैं ये N1 और F1 का अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगा, तो ये रिजल्टेंट ऐसा नहीं आएगा क्या, ये रिजल्टेंट ऐसा नहीं आएगा क्या, दोनों का रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। समझ गए क्या आप लोग, और इसको नाम देते लेट इट बी R1। एवरीवन गॉट दिस। अरे जैसे कि R1 होगा, R1 अगर ऐसा है तो इनको रिजॉल्व करते हैं, ये R1 को रिजॉल्व करते हैं तो एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। तो ये अगर R1 है तो ये हो गया आपके लिए F1 और ये हो गया N1। तो देखो ना, N1 ऊपर जा रहा है और F1 राइटवर्ड जा रहा है, एक ही तो बात है। तो अभी कंपोनेंट से रिजल्टेंट निकाला, जो अपन करते थे ना पहले, समेशन एफ एक्स समेशन एफ और फिर आर निकालते थे, अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर समेशन एफ वाई स्क्वायर, और बाद में कौन से क्वाड्रेंट में है वो क्वाड्रेंट में अपन जाके प्लॉट भी करते हैं। अरे वैसा ही तो ये समझ गए कि R1 कैसा है, तो R1 समझा क्या, ये बेसिक डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम सेम है, ये एफबीडी सेम कंटिन्यू रहेंगी। नेक्स्ट, अभी ये जो N2 और F2 है, इसके लिए भी जो रिजल्टेंट आएगा तो वो रिजल्टेंट ऐसा रहेगा, सॉरी, N2 और F2 का जो रिजल्टेंट रहेगा वो ऐसा रहेगा। सो दिस इज रिजल्टेंट फॉर N2 एंड F2, दिस इज R2। एवरीवन गॉट दिस। और जो रिजल्टेंट रहेगा और जो N1 रहेगा नॉर्मल रिएक्शन, उसके बीच में का एंगल लेटेड में मैं फाई लेता हूँ, पहला कॉन्टेक्ट सरफेस होने के कारण φ1, रिजल्टेंट और N2 के बीच में का एंगल लेता हूँ मैं फाई, और दूसरा होने के कारण φ2। बोलो समझे क्या, समझ गए सब लोग। चलो अभी क्या करते हैं, अभी ये जो पर्टिकुलर फोर्सेस है उसको रिड्रॉ करता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है P है, R1 है और R2 है, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये है आपका P, ये P फोर्स, दिस इज P। नेक्स्ट, उसके बाद का जो नेक्स्ट फोर्स है वो है R1, तो ये हो गया आपके लिए R1, दिस इज R1। और तीसरा जो फोर्स है वो है R2, दैट्स इट, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, ये R2।
बोलो समझे क्या? एंगल की बात करते हैं अभी। ये तीन फोर्स तो आगे ध्यान में। ये अगर आपके लिए वाई एक्सिस है और ये अगर एक्स एक्सिस है तो एंगल्स देखो कैसे कैसे है। ये वाला एंगल तो सीधा सीधा आपके ध्यान में आ गया, दिस एंगल इज फाइव वन। दिस, अब आगे आगे ये एंगल कोई मुझे बोल पाएगा कितना है? तो दिस एंगल, आयुष, व्हाट इज दिस एंगल? अल्फा प्लस फाइव टू। वेरी गुड, अल्फा प्लस फाइव टू, ये है वो एंगल। और ये तो एंगल 90 डिग्री है, तो इसीलिए ये जो कंप्लीट एंगल बन गया ये पूरा, ये बन गया 90 प्लस अल्फा प्लस फाइव टू। समझा क्या आयुष? यस सर। और ये जो एंगल है ना, ये भी 90 डिग्री होने के कारण पी और आर वन के बीच में का जो कंप्लीट एंगल है वो भी अपने को मिल गया, दैट इज 90 प्लस फाइव वन। इज इट क्लियर एवरीवन? तो अभी फिर अपने लिए R2 और R1 में के बीच में का एंगल निकालना काफी आसान हो गया। ये एंगल कितना रहेगा फिर? 360 डिग्री माइनस 90 प्लस फाइव वन माइनस 90 प्लस अल्फा प्लस फाइव टू, ऐसा हो गया ना। माइनस नाइन्टी यानी माइनस 180, तो 360 माइनस 180 यानी 180 हो गया। माइनस फाइव वन माइनस फाइव टू एंड माइनस अल्फा, ऐसा हो गया फिर ये। सो दैट्स वाई दिस एंगल इज, ये एंगल हो गया फिर, कहाँ पे लिखूं? ये जो एंगल है ये हो गया 180 माइनस अल्फा माइनस फाइव वन माइनस फाइव टू। समझ गए सब लोग? ये बन गई फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन मैंने आप लोगों को हर बार आदत लगाई है कि फ्री बॉडी डायग्राम जो भी हो, ऑल द फोर्सेस मस्ट बी अवे। अवे वाली आदत लगाई है मैंने कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे तीन ही फोर्सेस है सिर्फ, तो तन्मय अपन कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन? लैमिस थ्योरम सर। लैमिस थ्योरम। तो चलो अभी ये वापस से रिड्रॉ करते हैं। तो बोलो, ये हो गया, अवे निकालते सभी के सभी फोर्सेस। तो ये हो गया फिर आप लोगों के लिए P, दिस इज P। नेक्स्ट दूसरा फोर्स R2, R2 विल बी लाइक दिस वे, ये रहेगा आपके लिए R2, दिस इज R2। और तीसरा इज R1, तो ये रहेगा R1। तो ऐसे तीन फोर्सेस मिल गए। एंगल आपको पता है P और R1, P और R1 इसके बीच में का एंगल कितना है? P और R1 के बीच में का ये है 90 प्लस फाइव वन। R1 और R2 के बीच में का एंगल कितना है? R1 और R2 के बीच में का है 180 माइनस फाइव वन, सॉरी 180 माइनस अल्फा माइनस फाइव वन माइनस फाइव टू। और P और R2 के बीच में का एंगल कितना है? P और R2 ये है 90 प्लस अल्फा प्लस फाइव टू, दैट्स इट। एंड देयर फोर बाय लैमिस थ्योरम, हाँ तन्मय बोलो लैमिस थ्योरम, देयर फोर बाय सर आर साई आर वन अपॉन लैमिस थ्योरम, यस R1 अपॉन, साइन 90 प्लस अल्फा प्लस फाइव टू यस साइन 90 प्लस अल्फा प्लस फाइव टू, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू R2 अपॉन साइन 90 प्लस फाइव वन साइन 90 प्लस फाइव वन इज इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू पी अपॉन P अपॉन साइन साइन 180 माइनस अल्फा माइनस फाइव वन माइनस फाइव टू। 180 माइनस अल्फा माइनस फाइव वन माइनस फाइव टू, दैट्स इट। हो गया, समझ गए फिर आप लोग? तो अगर यहाँ पे फाइव वन फाइव टू जो भी रहेगा ना, इनकी वैल्यूज आप लोगों को दी रहेंगी प्रॉब्लम में, अल्फा की भी वैल्यू दी रहेंगी प्रॉब्लम में, हो सकता है कि पी की भी वैल्यू दी रहेंगी, या हो सकता है पी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, है ना। तो ऐसे आपके प्रॉब्लम्स बनेंगे। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ईच एंड एवरी वेज इज सेम, एग्जैक्टली सेम। तो इन जनरल आपको ये समझ गया तो प्रॉब्लम भी सब समझ गए। अगर ये वेज का जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपको अभी समझाया ये अगर क्लियर हो गया तो सब प्रॉब्लम आ गया आप लोगों को। चलो अभी लोड, लोड की एफबीडी बनाते हैं।
तो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको? इसको ही मैं कॉपी करके नीचे ले लेता हूँ। अभी कॉन्सेंट्रेट करते लोड की तरफ, और लोड की फ्री बॉडी डायग्राम अभी अपने को निकालना है। चलो, तो ध्यान दो, अननेसेसरी पार्ट डिलीट कर देता हूँ। दिस इज कॉन्टैक्ट सरफेस 3, कॉन्टैक्ट सरफेस 2 का काम अपने को पड़ेगा, 3 का भी पड़ेगा। ये पी का कोई काम नहीं है, नीचे वाले वेज का भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। So this angle is given to you अल्फा। चलो बोलो अभी, लोड ऑफ द बॉडी। सबसे पहले बॉडी का वेट आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। एफबीडी निकालते अभी, हाँ? इसका वेट आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दिस इज वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट? सो दिस इज वेट ऑफ दिस लोड वर्टिकली डाउनवर्ड। चलो अभी जो सिंपल है पहले वो निपटा लेते हैं। तीसरा कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज व्हाट थर्ड कॉन्टैक्ट सरफेस, तो N3। अब ये लोड जो है ना, लोड ये वेज के ऊपर जा रहा है, तो इसका मोशन कैसा हो रहा है? ये डायरेक्शन में हो रहा है ना, मोशन ऊपर जा रहा है ना ये लोड, है ना? अरे मोशन की डायरेक्शन इसकी ऐसी है ना, दिस इज मोशन की डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे एक्ट होगा ना, यहाँ पे ऐसा रहेगा ना फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गए क्या आप लोग? दिस इज F3। अरे कमांडो सही है क्या? एक बार रिपीट करो। एक बार कौन है, एक बार रिपीट करो सार्थक। क्या रिपीट करूँ सार्थक? वेट समझ गया, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। यस और तीसरा कॉन्टैक्ट सरफेस एज कंपेयर टू सेकंड इजी है, इसलिए पहले इजी वाला निपटाते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन इज व्हाट थर्ड कॉन्टैक्ट सरफेस, हो गया। और इसका जो मोशन है ब्लॉक का, वेज अगर इसके अंदर जा रहा है तो ये वेट लिफ्ट हो रहा है ना ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अगर ये वेट जा रहा है, लोड जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन ये नीचे की तरफ जाएंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में। समझा क्या सार्थक? यस सर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन है, वेज वेज प्रोवाइड कर रहा है कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे वेज प्रोवाइड करेंगे नॉर्मल रिएक्शन, सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बराबर ये एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, तो ये हिसाब से उसको ड्रॉ करो। आप लोग कंसेप्ट अप्लाई करके चलो, डायग्राम ऑटोमेटिक बराबर बन जाएंगी। सो दिस इज व्हाट N2। ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए जो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स, कौन? F2। समझ गए? और कोई बचा है क्या? आई थिंक सो सब हो गया। अभी इंस्टेड ऑफ राइटिंग नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, अपन इनका एक रिजल्टेंट निकाल के लिखते हैं। तो बोलो रिजल्टेंट कैसा रहेगा? ये जो N3 और F3 है, इनका रिजल्टेंट आएगा ऐसा। ध्यान में नहीं आता होगा तो आपको वो निकाल के देखना पड़ेगा। तो ये हो गया R3। नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट इनके बीच में का एंगल रहता है फाई। नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में का एंगल रहता है फाई। तो ये जो एंगल हो गया, ये हो गया कौन? फाई थर्ड कॉन्टैक्ट सरफेस, इसलिए 3, फाई 3। अभी ये जो नीचे का है यहाँ पे रहेगा ऐसा, तो ये हो गया R2। नॉर्मल रिएक्शन और R2 के बीच में का एंगल कौन? फाई 2। समझ गए सब लोग? बस अभी इसकी एफबीडी ड्रॉ करते हैं। यानी ये तीन फोर्सेस W, R3 और R2,
अलग से रिड्रॉ करते हैं तो ये कैसा बनेगा? FBD ऑफ लोड। चलो पहला पहला क्या आएगा? वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, डब्ल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट दूसरा दूसरा है R3, तो ये है R3, दिस इज R3। बोलो तीसरा क्या है? R2, तो R2 ऐसा है, दिस इज R2। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। चलो एंगल बोलो। हाँ बोलो, एंगल W और R3 के बीच में का एंगल कितना है जयेश? हेलो जयेश। W और R3 के बीच में का एंगल कितना है? मैं जानबूझ के ये डायग्राम इसके बाजू में निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को एंगल समझ में आए, फिर मैं उसको नीचे ले लूंगा। हाँ बराबर है, क्या बोला आपने? 90 - 53। वेरी गुड, 90 - 53। चलो अभी मुझे एंगल बोलो। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये तो पता ही है आप लोगों को, ये एंगल है कौन? 5 3। ये भी है, ये कितना? 90 डिग्री। अभी y एक्सिस और R2 के बीच में का एंगल कितना है? y एक्सिस और R2, ये वाला एंगल, y एक्सिस और R2। अगर यहाँ से आपको नहीं समझता है तो y एक्सिस और R2 के बीच में का एंगल लगे तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप लोग। y एक्सिस और R2 बोलो, ये y एक्सिस है आपकी, ये वाली y एक्सिस है, और ये R2 है। इन दोनों के बीच में का एंगल कितना है? अरे कितना है? अल्फा प्लस फाई 2, है ना? तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो ना वैसा। तो ये एंगल कितना हो गया फिर? अल्फा प्लस फाई 2, क्योंकि अगर ये y एक्सिस रहेंगे ना तो ये वाला अल्फा बन जाएगा, N2 और y एक्सिस। तो ये हो गया फिर अल्फा प्लस फाई 2। समझ गए? तो अभी सारे एंगल्स ऑलमोस्ट आप लोगों को मिल गए। चलो बोलो फिर, R3 और R2 के बीच में का एंगल कितना हो गया पूरा? बोलो, कोई बोलेगा? अल्फा प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस 90। यस, 90 प्लस अल्फा प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ये हो गया। और W और R3 के बीच में का निकाल लिया। अब R2 और W के बीच में का कितना आ रहा? तो ये आएगा 360 माइनस 90 प्लस अल्फा प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 एंड माइनस 90 माइनस फाई 3, 90 माइनस फाई 3। तो कितना आएगा? 3 माइनस 90 180, तो ये 180 हो गया। 180 माइनस अल्फा माइनस फाई 2 माइनस फाई 3 और माइनस माइनस प्लस फाई 3, तो ये कैंसिल हो गया। सो एंगल इज 180 माइनस अल्फा माइनस फाई 2। समझे क्या सब लोग? अरे हेलो, समझा क्या? तो ये डायग्राम अभी अपन नीचे ले लेते हैं, समझ गए सब लोग? तो चलो अभी ये डायग्राम को अपन बराबर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को आदत लगाई हुई है सारे फोर्सेस अवे। तो तीन फोर्सेस, तो लेट्स टेक द फर्स्ट फोर्स एज W। तो W डाउनवर्ड, ये हो गया W। नेक्स्ट दूसरा फोर्स R3, तो ये हो गया R3। और तीसरा फोर्स है R2, ये हो गया R2।
R2. This is y-axis. This is x-axis. चला सांगा W और R3 के बीच में का कितना एंगल? W और R3 के बीच में का एंगल है 90 माइनस ∅3, है ना। नेक्स्ट R2 और R3 के बीच में का एंगल कितना है? R2 और R3 ये है 90 प्लस अल्फा प्लस ∅2 प्लस ∅3। और R2 और W के बीच में का एंगल कितना है? R2 और W 180 माइनस अल्फा माइनस ∅2। समझ गए सब लोग? तो चलो लगाते लैमिस थ्योरम। हाँ मैथिली, लैमिस थ्योरम बोलो। तीन ही फोर्सेस है तो लैमिस थ्योरम लगाते। Yes, sir. Therefore by Lami's R2 by Lami's theorem, yes, R2 upon sin 90 और 90 माइनस ∅3। yes sin 90 माइनस ∅3। R2 के अपोजिट के जो दो फोर्सेस है W1 R3 उनके बीच में का एंगल इज इक्वल्स टू R3 अपॉन, तो लैमिस थ्योरम के हिसाब से अब R3 के अपोजिट में दो फोर्सेस कौन है? R2 एंड W, उनके बीच में का एंगल, सो साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा माइनस ∅2। एंड तीसरा बोलो बोलो W अपॉन sin 90 प्लस अल्फा प्लस ∅2 प्लस ∅3। अल्फा प्लस ∅2 प्लस ∅3 बराबर है, हो गया, दैट्स इट। अभी देखो एक प्रॉब्लेम लेना आहे, पण फक्त 9 मिनिट बाकी आहे आणि 9 मिनिटात ते प्रॉब्लेम होत नाही, पण ते प्रॉब्लेम खूपच सोपी आहे। जर तुम्हाला या फ्री बॉडी डायग्राम जर आता समजला असेल तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस वो प्रॉब्लम में अभी आप लोगों को जैसे कि P की वैल्यू निकालना है, ∅1 ∅2 ∅3 सब दिया है, अल्फा भी दिया है, तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो। W अगर आपको दिया है, W दिया है, अल्फा दिया है, ∅2 दिया है, ∅3 दिया है, तो आप लोग निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हो? R2 R3 R1 वगैरह सब P निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अब ये जो लैमिस थ्योरम का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सपोज आप लोगों को ∅2 भी पता है, ∅3 भी पता है, ∅1 भी पता है, अल्फा भी पता है, यानी ये जो है ना ये पूरा पता है, W भी पता है, तो आप लोगों को यहाँ से R3 और R2 मिल जाता है, और R3 R2 मिल गया तो फिर इधर जाके R2 R1 ये सब निकाला हुआ है तो आप लोगों को P मिल जाएगा ना। तो दिस लेसन इज कंप्लीटेड। सिर्फ इसमें एक बेल्ट फ्रिक्शन है, उसका एक्सप्रेशन ही ऑलमोस्ट आता है बहुत बार, तो वो मैं सबसे आखिरी में लूंगा बाद में। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं नया लेसन जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। बहुत बड़ा लेसन है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं फिर।